डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई स्टोरी द विंडो को हम स्टडी करने चल रहे हैं। रस्किन बॉन्ड जी के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हम इस टाइटल पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लें। विंडो क्या होती है? खिड़की। झरोखा भी होता है, उसे भी हम छोटी सी विंडो कह सकते हैं। लेकिन विंडो का काम क्या होता है? हम घर में विंडो इसलिए लगाते हैं कि हमें बाहर से ताज़ी हवा आ सके, लेकिन साथ ही साथ हम बाहर की दुनिया को भी देख सकें। तो विंडो एक जरिया है, एक मीडियम है, जिसके जरिए वी हैव अ लुक ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड। बस रस्किन बॉन्ड ने, हो सकता है उनके रियल जीवन में ऐसा कुछ घटा हो, उन्होंने द विंडो के नाम से स्टोरी लिख दी। और बच्चों, इस दुनिया में जन्म लेने और मरने के पहले इस जीवन यात्रा में कितने ही लोग हमें मिलते हैं, कितने ही लोग बिछड़ते हैं। सो मैनी पीपल वी मीट एंड सो मैनी पीपल वी हैव टू पार्ट फ्रॉम। सो मीटिंग एंड पार्टिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। उनमें से जो अच्छे लग जाते हैं उनके बिछड़ने पे दुख होता है। हाँ, जो हमारे लिए मुश्किल बन चुके होते हैं, न्यूसेंस बन चुके होते हैं, हमारे लिए बहुत बैड होते हैं, हाँ, उनके बिछुड़ने पे हमें सुकून होता है। बच्चों, यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। तो चलिए इस इमोशनल टच वाली स्टोरी को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले रस्किन बॉन्ड जी के बारे में जान लेते हैं। इनकी यानी कितनी स्टोरीज आपने पढ़ी होंगी और यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि भैया जब स्टोरी की जो रचयिता हैं, जो क्रिएटर हैं, हमें ज़रूर जानना चाहिए, बार बार जानना चाहिए। तो रस्किन बॉन्ड जो है ब्रिटिश इंडियन बॉन्ड राइटर हैं। ही इज ए स्टोरी टेलर। पहाड़ों में, है ना, ग्रीनरी इन्हें बहुत पसंद है। एंड मैनी ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, मतलब जहाँ वो मसूरी में रहते हैं अपनी अडॉप्टेड फैमिली के साथ, बिकॉज ही डिड नॉट मैरी। तो कई उनकी स्टोरीज बहुत फेमस है, जैसे आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन डेहरा, है ना, द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हमने भी ट्यूटोरियल इस पर बनाया हुआ है। द नाइट ट्रेन एट देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली एंड रस्टी, ये रस्टी करेक्टर है ना, उनका बड़ा प्रिय करेक्टर है। द बॉय फ्रॉम द हिल्स, है ना। और उन्हें अवार्ड्स भी मिले, साहित्य अकेडमी जो कि लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके अलावा सिविल अवार्ड्स में जो है पद्म भूषण है, मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड तो मिला पद्म भूषण तक, है ना। ये 3 कैटेगरीज होती हैं, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हो सकता है देर से पहले पद्म विभूषण भी इनको मिल जाए। ही इज़ अबव 90 एंड स्टिल लिविंग। वी होप ही लिव्स मोर एंड कंट्रीब्यूट्स दिस वे, क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ लिखा है। चलिए इस स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। आई केम इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है बच्चों बसंत का मौसम होता है ना, जब प्लांट्स के ग्रो करने का, फ्लावरिंग का बड़ा अच्छा मौका होता है, मतलब इट इज़ सुटेबल फॉर देम। एंड टुक द रूम ऑन द रूफ, और छत पर मैंने अपना रूम ले लिया, मतलब डबल स्टोरी बिल्डिंग रही होगी, है ना, जहाँ पे छत पे भी रूम बने होते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग लो बिल्डिंग, लंबी लो बिल्डिंग थी। लो बिल्डिंग मतलब बच्चों देखो, शहरों में आप देखते हैं किसी प्रकार से कई मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स होती हैं ना, और वो हॉरिजेंटली ऐसी फैली हुई होती हैं, उनके ऊपर डबल स्टोरी, फिर ट्रिपल स्टोरी इस टाइप से। तो उनकी जो पहली जो स्टोरी होती है, दूसरी स्टोरी होती है, तो उनकी मतलब छतें थोड़ी नीची होती हैं। अगर हमें सिंगल मकान बनाना हो तो हम उसकी सीलिंग काफ़ी ऊंची रखते हैं, है ना। तो इस तरह की मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में जो होते हैं, कमरों की जो छतें होती हैं, मतलब दीवारें जो होती हैं बहुत ऊंचाई तक नहीं गई होती हैं, और ऐसे लंबे से मतलब हॉरिजेंटली चली जाती हैं। ये है लॉन्ग लो बिल्डिंग। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप थोड़ी दूरी पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यहाँ पे खड़ी करें, फिर थोड़ी दूरी पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, फिर थोड़ी दूरी पे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, और ये जो मैंने बताया है लगातार ऐसे चलती चली जाती हैं, मल्टी स्टोरीज ऊपर होती हैं। तो वो है आपका लॉन्ग लो बिल्डिंग। ये शायद डबल स्टोरीज रही होंगी, 2 मंजिल का मकान रहा होगा, और नीचे जो कमरे बने रहे होंगे या जो भी रूम बने रहे होंगे, ऊपर वाले पे वो था, जो ऊपर होता है उसकी छत हो जाती है भाई, ही कैन यूज़ इट। तो वो है लॉन्ग लो बिल्डिंग विच हाउस सेवरल फैमिलीज, और वहाँ पे कई परिवार रहा करते थे। द रूफ वॉज फ्लैट, रूफ जो है वो फ्लैट थी, मतलब इस टाइप से रूफ नहीं बनी हुई थी, मतलब ऐसे करके है ना, इट वॉज फ्लैट एक्सेप्ट फॉर माई रूम। हाँ, मेरे रूम की जो छत थी वो फ्लैट नहीं थी, यानी मेरे रूम की छत जो है थोड़ी इस टाइप की रही होगी या इस टाइप की रही होगी, जैसी भी रही हो। एंड द चिमनी, चिमनी का मतलब होता है कि बच्चों जब जिस समय की स्टोरी वो लिख रहे होंगे तो घरों में कोई चीज़ जल रही है, चूल्हा उला, तो उसका धुआं निकलने की जगह। आई डोंट नो हुज रूम ओन द चिमनी, मुझे ये नहीं मालूम कि किस कमरे से निकल कर ये चिमनी आती थी, है ना। अब चिमनी का मालिक कौन था ये बात नहीं है, किस कमरे से चिमनी निकलती थी। तो कारण क्या है बच्चों की, मतलब ये ऊपर भी मकान बना हुआ है और नीचे कई मकान बने हुए हैं, ठीक है। तो ये ऊपर वाले कमरे में रह रहा है, और चिमनी जो है कहीं ना कहीं यहाँ किसी न कहीं से निकल के आती होगी ऊपर की तरफ। तो इसलिए कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम कि चिमनी किस रूम से आती थी, बट मैं रूम ओन द रूम, लेकिन मेरा जो रूम था, है ना, वो छत का मालिक था। छत का मालिक का मतलब ये है कि ये छत मेरे सामने इस टाइप से थी। एंड फ्रॉम द विंडो, और उस खिड़की से, ऑफ माई रूम, यहाँ पे इनकी विंडो बनी रही होगी, है ना, इस टाइप से, यहाँ पे मैं विंडो बना देता हूँ, है ना। आई ओन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया मेरी नज़र आती थी। ये लाइनें काफ़ी अच्छी हैं। आई ओन द वर्ल्ड, ओन का मतलब होता है कि कोई चीज़ अपनी होनी, हम उसके स्वामी, हम उसके मालिक हैं, मेरी है, अपनी है, हमारी अपनी है। आई ओन द वर्ल्ड पास्ट टेंस में, मतलब उस खिड़की से देखने पे सारी दुनिया मेरी थी। इसका क्या मतलब हो सकता है?
इसका मतलब ये हो सकता है कि उस खिड़की से जो कुछ, जहाँ तक जो कुछ भी दिखाई देता था, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उस पर कोई बंधन नहीं था, मैं उसे देख सकता था जब चाहे तब। दिस विंडो वॉज अ वे आउट टू द वर्ल्ड। कमरे में अगर विंडो बंद है तो मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। खिड़की खोलते ही मुझे जो कुछ भी नज़ारा है वो मेरा अपना है, मेरी अपनी आंखों के द्वारा उसे देखा जा सकता था। दैट इज़ वाई आई ओन द वर्ल्ड, दैट इज़ आई कुड सी वॉट वॉज हैपनिंग आउटसाइड। दुनिया वहाँ से मुझे दिखाई देती थी, बट ओनली फ्रॉम द विंडो, लेकिन बस खिड़की से ही दुनिया दिखाई देती थी, या खिड़की से ही आई ओन द वर्ल्ड। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि भाई सिर्फ उस कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर की तरफ खुलती थी, बाहर का नज़ारा दिखाती थी, और वहाँ कमरे में और कोई भी खिड़की नहीं थी। दूसरी चीज़ की, जब तक मैं अपने रूम में हूँ, अपना पर्सनल मेरा स्पेस है, वहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, नोबडी नोज इट। लेकिन अगर मैं बाहर की दुनिया में आकर, मतलब जैसे विंडो से जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, अब वो जाके जो सीन उसको दिख रहा है उस सीन के बीच में चला आएगा, तो उसे फिर एटिकेट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, शिष्टाचार का ध्यान रखना पड़ेगा, दुनिया की निगाहों का ध्यान रखना पड़ेगा। ही इज़ नॉट ओपन, ही कैन नॉट आई एवरीथिंग द वे ही कुड आई फ्रॉम द विंडो, है ना। द बेनियन ट्री, बरगद का पेड़। बच्चों, बेनियन ट्री बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी शाखाएं निकलती हैं, खुद ही पेड़ जैसी बन जाती हैं। जस्ट अपोजिट, मतलब इस विंडो से देखने पे जस्ट सामने एक बेनियन का ट्री था। वॉज माइन, मेरा था। वही बात है ना, आई ओन द वर्ल्ड। क्योंकि इस खिड़की से जो भी दिखाई देता था वो मेरा अपना था, तो बेनियन ट्री भी मेरा अपना था। दैट इज़ आई कुड सी एनी टाइम आई वॉन्टेड। एंड इट्स इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वहाँ पे रहने वाले लोग, द पीपल लिविंग देयर। मतलब बेनियन ट्री पे पीपल क्या रहेंगे, हैं, तो लोगों को छोड़कर जो भी वहाँ रहते थे कौन रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, है ना। माई सब्जेक्ट्स, देखिए बच्चों, हमारे पास जो है वो जो हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, हमारे 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, तो सबका अपना अपना एक सब्जेक्ट है। आई देखना चाहती है, जीभ हमें टेस्ट देती है, स्किन हमें टच का एहसास कराती है, नाक से हम स्मेल कर पाते हैं। तो उसी प्रकार से आँखों का सब्जेक्ट है नज़ारा, है, दृश्य, जो भी है आप देख सकते हैं। तो इसलिए वो यहाँ कह रहा है कि बेनियन ट्री भी मेरा था क्योंकि मैं उसे देख सकता था, और इस पर रहने वाले जितने भी प्राणी थे, पक्षी थे, या मोस्टली बर्ड्स ही हम कहेंगे, या एनिमल्स जो वहाँ पे आते होंगे जैसे बंदर वगैरह, तो वो सब सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, वो सब मेरे थे, मैं उन्हें देख सकता था। तो अब उसके सब्जेक्ट कौन कौन से थे, यानी उस पेड़ पर रहने वाले कौन कौन से जानवर या पक्षी थे जो उन्हें देख सकता था और जिनमें उनको कुछ इंटरेस्ट भी था। तो इसमें 2 तो स्क्वेरल्स हो गई, एक मतलब कुछ मैना चिड़िया हो गई, कौवा भी आता था, बरगद के पेड़ पे बहुत से पक्षी आते हैं। एंड एट नाइट अ पेयर ऑफ फ्लाइंग फॉक्सेस। देखिए बच्चों, फ्लाइंग फॉक्सेस जो है चमगादड़ की एक प्रजाति है ना, ये इंडिया में पाई जाती है काफ़ी, और इसके बड़े बड़े पंख होते हैं। तो रात को चमगादड़ भी नज़र आते हैं। इससे पता चलता है कि रात को भी वो अगर मूनलिट नाइट में अगर कोई दिखाई देता है तो भी वो वहाँ से वॉच करता था, क्योंकि खिड़की से दुनिया उसकी मुट्ठी में थी, उसकी आंखों में कैद थी। दीज स्क्वेरल्स वर बिजी इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में तो भैया स्क्वेरल्स बिजी होती है, स्क्वेरल्स हमेशा बिजी होती हैं, यहाँ वहाँ दौड़ना है ना छोटी छोटी टांगों से। द बर्ड्स इन द मॉर्निंग, और सुबह के समय तो पक्षी चहचहाते चले आते हैं। कभी कभी मेरे वीडियो में भी आपको उनकी आवाज़ें सुनने को मिल जाती होंगी, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है। एंड इवनिंग, और शाम को भी पक्षी बहुत चहचहाते हैं ना, जब उनके लौटने का समय होता है। द फॉक्सेज एट नाइट, और फॉक्सेज का मतलब ये जो चमगादड़ है रात को। आई वॉजेंट वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी नहीं रहता था, मेरे पास खाली समय रहता था। खाली समय को बच्चों कहते हैं लेज़र टाइम, है ना ये, या आप कह सकते हो कि स्पेयर टाइम मेरे पास रहता था। दैट ईयर, लेकिन वो खास बात कर रहा है कि उस साल, जिस साल की बात कर रहा है, मेरे पास कुछ खास कोई बिजनेस नहीं था, कोई व्यस्तता नहीं थी। नॉट एज बिजी एज द इनहेबिटेंट्स ऑफ द बेनियन ट्री। फिर उसका थोड़ा सा मजाक करता है, कम से कम इतना बिजी तो नहीं था जितना कि इस बेनियन ट्री के जो रहने वाले जो निवासी थे, उस पर जो रहने वाले जो प्राणी थे उनके जितना बिजी तो नहीं था। क्योंकि देखिए बच्चों, जो 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 जो, जो नेचर में जो भी जो अदर लिविंग बीइंग्स है ना, दे आर ऑलवेज बिजी डूइंग समथिंग। चाहे बर्ड्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे जो हों, सोते समय सोएंगे, बाकी वो बिजी रहेंगे। और ख़ासकर पक्षी तो हमेशा चलते रहते हैं। तो यहाँ पे बरगद के पेड़ पे कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, चहचहा रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी बरगद के पेड़ पे होती रहती थी, तो उन्होंने बिजी शब्द यूज किया। तो आगे चलते हैं। देयर वाज आल्सो अ मैंगो ट्री। हाँ, वहाँ पर जो मैं खिड़की से देख सकता था तो एक मैंगो ट्री भी था। इसका मतलब ये है कि तब बहुत पेड़ हुआ भी करते थे। आजकल तो जंगलों का कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो पक्के मकान बन रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। अब सिर्फ गाँव में ही आपको पेड़ नज़र आएंगे, शहरों में तो समझ लीजिए कि भाई प्लांट सिटी है तो भले नज़र आ जाए, नहीं तो नहीं। बट दैट केम लेटर। केम का मतलब आना, आया, लेटर का मतलब बाद में। तो मैंगो पेड़ भी था, लेकिन वो बाद में आया। बाद में आने का मतलब ये है कि
मेरे इंटरेस्ट में बाद में आया, मेरा कुछ उससे लेना देना बाद में हुआ, कुछ मेरी अट्रैक्शन का कारण वो बाद में बना, या मेरी मेमोरी का कारण वो बाद में बना, या खिड़की से जो कुछ भी देखता था प्राइम फोकस मेरा बैनियन ट्री पे रहता था। आम का पेड़ भी था पर उस पर उतना ध्यान नहीं जाता था, नॉट इन मच फोकस इन द समर। तो मैंगो ट्री का जो जिक्र है वो समर में आता है, क्योंकि समर में उसमें फल लगते हैं ना, व्हेन आई मेट कोकी। लेकिन यहाँ पे वो मैंगो ट्री के जिक्र इसलिए कर रहा है कि समर में फल आते हैं, इसकी वजह से नहीं। आम का पेड़ मेरी दुनिया में जो खिड़की से दिखाई देता था, उस दुनिया का हिस्सा वो बाद में बना, व्हेन आई मेट कोकी, जब मेरी मुलाकात कोकी से हुई। देखो बच्चों, ये है करेक्टर आया आपका कोकी, है, मैं इसे पिंक कलर से कह देता हूँ। सी इज़ अ गर्ल एंड द मैंगोज वर राइप, और आम भी पके हुए थे। रॉ का मतलब होता है कच्चा, और इसका अपोजिट होता है राइप, राइप का मतलब पका हुआ, मैच्योर। तो अभी तक की जो स्टोरी है वो ये है कि उस विंडो से जो कुछ भी उसको दिखाई देता था वो आपकी अपनी आंखों से वो देख सकता था, दैट इज़ वाई ही ओन्ड द वर्ल्ड। दुनिया उसे वहीं से दिखाई देती थी, दैट इज़ वाई ही ओन्ड द वर्ल्ड। वहाँ बैनियन ट्री उसका मेन फोकस रहता था। आम का पेड़ भी था पर उसका ध्यान आम के पेड़ पर, या आम के पेड़ से उसका मेमोरी से कोई लेना देना, उसकी दुनिया का हिस्सा वो तब बना जब कोकी आई। कब आई कोकी? समर में आई, जब आम पके हुए थे। एट फर्स्ट पहले आई वर लोनली इन माई रूम, मैं अपने कमरे में अकेला रहता था। बट देन आई डिस्कवर्ड, लेकिन फिर मुझे पता चला, द पावर ऑफ माई विंडो, अपने विंडो की पावर मुझे पता चली। मतलब जब वो कमरे में आया होगा तो वो अपने को लोनली फील करता था, है ना, कुछ था नहीं जिससे वो दुनिया से कनेक्ट हो सके, जो उसके इस अकेलेपन में कंपनी दे सके, मतलब साथ दे सके, जो इसकी बोरिंग बोर्डम को दूर कर सके, या सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहाँ से वो थोड़ा बहुत अपने आप को इंगेज कर सके। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो कहता है कि शुरू शुरू में कमरे में मैं अकेला रहता था, फिर मुझे अपनी विंडो की पावर का पता चला। विंडो की पावर का मतलब वही विंडो खोल देने पे जो कुछ दिखाई देता है ना, तो उस दिखाई देने से जो इफ़ेक्ट क्रिएट हो रहा था पोएट राइट नरेटर पे, स्पीकर पे, और आप कह सकते हो रस्किन बॉन्ड पर, तो वो इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग था। खुश हो गया उसका दिल जिस दिन उसने विंडो खोल के और देखा होगा कि यार यहाँ से तो बैठकर मैं काफ़ी टाइम निकाल सकता हूँ। तो वो है पावर ऑफ विंडो, दैट इज़ द सीन दैट कुड बी सीन फ्रॉम दैट विंडो, एंड दो सीन कुड हैव हेल्प्ड नरेटर टू फॉरगेट हिज लॉनलीनेस। इट लुक्ड आउट ऑन बैनियन ट्री, क्योंकि ये बैनियन ट्री पे यहाँ से मैं देख सकता था, गार्डन पे मेरी नज़र जा सकती थी, एंड ऑन द ब्रॉड पाथ, और बाहर एक बहुत चौड़ा रास्ता बना था जिस पर लोग आते जाते थे, रैन बिसाइड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के बगल से गुजरता था, एंड द आउट ओवर द रूफ्स ऑफ अदर हाउसेस। और चूँकि उसका जो घर था, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि ये इस टाइप का बना हुआ था, ये मैंने बताया था, तो जब वो यहाँ पे रहता है तो बाकी घर जो नीचे बने हुए हैं तो इनकी छत तो यही होगी। अब ये छत पूरी की पूरी उसकी अपनी है भाई, चाहे जहाँ चाहे सोए, घूमे, टहले। तो कहता है कि यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी छत तो मेरी थी, बाकी कमरे जो नीचे रहने वालों के लोगों के थे, एंड आउट ओवर द रूफ्स ऑफ देयर अदर हाउसेस। तो उनके नीचे रहने वाले लोगों की और जो छतें थी वो भी मैं देख सकता था। ओवर रोड्स एंड फील्ड्स, सड़कों के पार देख सकता था, फील्ड्स के पार देख सकता था, क्योंकि आप जितने ही ऊंचाई पर आप स्थित होंगे, यू आर स्टेइंग एंड स्टैंडिंग, उतना ही दूर का नज़ारा आपको नज़र आएगा, है ना। अगर आप ड्रोन बन जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक देख पाएंगे। एज़ फार एज द हराइजन, हराइजन क्या होता है बच्चों? जहाँ पर आप खड़े हैं और काफ़ी स्पेस है, खाली है, तो आपको लगेगा जैसे आसमान ऐसे जाके धरती से मिल जा रहा है। दिस इज़ मीटिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड होराइजन। हालांकि वो मिलता नहीं है, वो हमारा इल्यूज़न है, हमारा भ्रम है, क्योंकि आप चलते चले जाएंगे तो होराइजन दूर होता चला जाएगा, बिकॉज द स्काई नेवर मीट्स अर्थ। तो कहने का मतलब है कि जहाँ तक मेरी नज़र जाती थी, जहाँ तक मुझे दिखाई देता था, वहाँ तक का नज़ारा वो बता रहा है कि फील्ड से फील्ड्स, रोड्स ही रोड्स नज़र आते थे। इसका मतलब कुछ सिटी टाइप का इलाका रहा होगा। द पाथ वाज नॉट वेरी बिजी वन, हालांकि उस रास्ते पे बहुत लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन इट हेल्ड वैरायटी, लेकिन वहाँ पे किस्म किस्म के लोग ज़रूर थे। वैरायटी का मतलब होता है ऑफ मैनी टाइप्स, ठीक है। जैसे एक आया थी जो अक्सर वहाँ आती जाती थी विद ए बेबी इन द प्रैम। प्रैम होता है ना जिसमें बच्चों को ले जाके घुमाते उमाते रहते हैं ना, छोटी सी गाड़ी टाइप की, है ना, हाथ से पकड़कर। तो शहरों में बहुत चलता है, बच्चे खुशी खुशी दुनिया वो भी देखते हैं, इसी बहाने गोदी में लेके टांग के कहाँ कहाँ तक चलेंगे, अपना वेट संभालें कि उनका वेट संभालें। बच्चे को भी कंफर्टेबल रहता है, तो वो प्रैम में बेबी को लेके घुमाया करती थी। अब उसका खुद का बच्चा तो था नहीं, क्योंकि आया लिखा है तो किसी दूसरे घर में काम करती होगी। द पोस्टमैन, डाकिया। बच्चों अब तो पोस्टमैन आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन मेरे चाइल्डहुड में
अब तो व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, तमाम मैसेजिंग सर्विसेज हैं, आप वहाँ से भेज देते हो संदेश वगैरह। लेकिन एक समय पोस्टमैन लेके लेटर आता था। बच्चों, दुनिया क्या दुनिया थी। कभी कभी सोचते हैं यार कि हम कितना एडवांस हो गए हैं, और एक टच हमारा जो है, क्योंकि बच्चों हर चीज़ मिलती जाए उसमें सुख नहीं है। हमारा स्ट्रगल ज़रूरी है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है, कोशिशें करके मिले कोई चीज़ तो आनंद आता है। तो अगर हमें किसी से बात करनी, कोई संदेशा पहुंचाना है, तो बैठ के लेटर लिखते थे, सोच सोच के। अब जो भी लेटर, जो भी मकसद हो आपको लिखने का, फिर उसे आप जाके पोस्ट ऑफिस में डालते थे, लेटर बॉक्स में। फिर वो वहाँ से निकलता था 3 4 5 6 दिन 7 दिन, जब भी लग जाए, कभी कभी महीनों लग जाते थे, दूसरी जगह पहुँचता था। वो व्यक्ति इंतजार करता रहता था कि कोई लेटर आ जाए कि नहीं। किसी दिन कोई डाकिया अगर आके खड़ा खटखटाता था, डाकिया कह के बोलता था, तो मन खुशी से उछल उठता था, आज एक लेटर आया है। इस प्रकार से दूसरों सुनने को मिलता था। और आज तो क्या कहा जाए, दुनिया ही बदल गई है। तो पोस्टमैन एन इवेंट इन हिमसेल्फ। अब बच्चों ये समझने वाली, इवेंट मतलब होता है घटना या कोई कार्यक्रम, कोई होनी अनहोनी, ये भी हम कह सकते हैं ना भाई। इवेंट दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो होनी है, या लोगों को अच्छा नहीं लगा तो वो अनहोनी है। तो ये मेरा अपना समझाने का मतलब है इवेंट को लेके। जिसको मैं छोटे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब पोस्टमैन लेटर लेके जाता होगा तो उसमें खुशी की बातें होंगी, तो वहाँ पे उस व्यक्ति का जो बिहेवियर होगा वो अपने आप ही इवेंट, घर में खुशी छा जाती होगी, है ना। तो एक इवेंट बन गया घर का। और अगर उसमें कोई दुख की खबर होती होगी तो लोग दुखी हो जाते होंगे, घर में जो है दुख का वातावरण बन जाता होगा। तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता था पोस्टमैन के आने से और लेटर मिलने से। दैट इज़ वाई इवेंट इन हिमसेल्फ। और अपने आप में भी इवेंट था, मतलब पोस्टमैन को लोग इंतजार करते थे, उसका आना ही बहुत बड़ी बात होती थी, तो वो भी अपने आप में इवेंट है। दैट इज़ बच्चों, ये लिटरेचर है ना। आप इस तरह से मत करिए। एक रास्ता था, रास्ते पे लोग चलते थे, रास्ते पे बहुत लोग नहीं चलते थे। फिर एक पोस्टमैन आता था, पोस्टमैन अपने आप में इवेंट हुआ करता था। फिर एक फ्रूट सेलर था, एक टॉय सेलर था, वो अपने बर्तन बेचते थे। नो, एन्जॉय द लिटरेचर। खूब विजुलाइजेशन करिए, खूब इमेजिनेशन करिए, तरह तरह के मीनिंग निकालिए। दिस इज़ लिटरेचर। द फ्रूट सेलर, है ना, और टॉय सेलर, खिलौने बेचने वाले, आज भी जो आते होंगे लोग, है ना, फेरी लगाने वाले, चीज़ों को बेचने वाले। कॉलिंग देयर वेयर्स, वेयर्स माने जो भी उनके पास सामान होता था, गुड्स जो वो बेचते थे। और कॉलिंग मतलब बोल बोल के, है ना, पुराने बर्तन बदल कर नए बर्तन ले लो, चद्दर वाला आया है चद्दर ले लो। तो इस तरफ से इन हाई पिच्ड, आवाज़ को खूब ऊंची करके बोलते थे। फैमिलियर क्राइज, क्राइज बने चिल्लाना। फैमिलियर का मतलब होता है जाना पहचाना। अब भाई जो वहाँ के लोग थे उन्हें आदत थी कि इस तरह के लोग आते हैं, अपनी चीज़ों को बेचते हैं, कोई अजनबीपन नहीं था। दे वर फैमिलियर विद सच पीपल कॉलिंग देयर वेयर्स। और ये सब का सब जो दिखाया जा रहा है ना, लोग जानते थे कि दीज आर द पीपल इन दिस लोकेलिटी, फ्रॉम द लोकेलिटी एंड सम रेगुलरली कमिंग इन द लोकेलिटी। द रेंट कलेक्टर था भैया, रेंट माने किराया, तो किराया वसूलने वाला भी आता था। अब जिसका मकान रहा होगा, जिस पे इतने लोग रहते होंगे, रेंट पे रहते होंगे, ये भी तो रेंट पे रहता था, खुद का तो था नहीं। अब पॉसे ऑफ साइकिलिस्ट्स, पॉसे का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए कि भाई आप अपने से मिलते जुलते, है ना, जैसे आपके दोस्त वगैरह हैं तो आप उनका ग्रुप बना लेते हो। लेकिन ग्रुप किसका बनता है? लाइकली, मतलब आप लोगों के कम से कम विचार तो मेल खाते होंगे ना, तो टोली बना लेते हो, दल बना लेते हो। तो 4-5 लोग अपना साइकिल लेके निकल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं साइकिल का, तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना। तो साइकिलिस्ट यानी साइकिल चलाने वालों की टोली वहाँ पे अक्सर नज़र आती थी, बच्चे चलाते रहते थे। अ लॉन्ग चेन ऑफ स्कूल गर्ल्स, लॉन्ग चेन का मतलब होता है कि लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब एक साथ, और ये बगल बगल में से चल रही हैं तो चेन बन गई, आगे पीछे नहीं, बगल साथ में। चेन ऑफ स्कूल गर्ल्स, तो लड़कियां हैं वहाँ पे अक्सर चल रही हैं साथ में। अ लेम बेगर, तो बेगर का मतलब होता है कि भाई भिखारी, लेम मतलब वो लंगड़ा हो गया। ऑल पास्ट माई वे, सब मेरे रास्ते से गुजरते थे। लेकिन यहाँ पे रास्ता का मतलब ये नहीं कि उसका खुद का रास्ता था, ये वे जो है उसकी आइज़ हैं, उसकी आंखों के सामने से, उसके नज़ारे से गुजरती थी। द वे ऑफ माई विंडो, और उसका नज़ारा दुनिया को कैसे मिलता था? विंडो के जरिए मिलता था। दैट इज़ द पावर ऑफ विंडो। तो विंडो से अगर दिखाई दे रहा है, इतने सारे लोग दिखाई देते हैं, एंड हाउ दे आर विजिबल थ्रू द आइज़। तो विंडो से सब मैं देख सकता था, मेरी आंखों के सामने से सब गुजरता था। बच्चों ये तो डिस्क्रिप्शन हो गया। इन द अर्ली समर, मतलब समर अभी शुरू ही हुआ था, गर्मी का मौसम। इंडिया में जो गर्मी का मौसम होता है वो जनरली मार्च से ही शुरू हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा। बसंत का भी मौसम उसी समय बन जाता है। अठोंगा खेम रैटलिंग एंड जिंगलिंग, रैटलिंग मतलब होता है कि खड़खड़ खड़खड़ करते हुए, जिंगलिंग मतलब होता है कि घंटी बजी होगी। टांगा, अब तो टांगा आपको देखने को मिलेगा नहीं, ई रिक्शा देखने को मिलेगा ज़्यादातर। लेकिन बच्चों, मैंने टांगे में भी सफ़र किया है, क्या बताएं क्या बताएं, क्या दुनिया थी, बहुत एडवांस। कभी कभी लगता है यार कि हमें फिर से पीछे पहुंच जाना चाहिए। कठिनाई में जी लेने का भी हमें सलीका होना चाहिए। तो उसके गले में घंटियाँ बजी रहती थी, है ना, द टन टन। पुरानी पिक्चरों में आप देखेंगे डाउन द पाथ, तो रास्ते पे चला आ रहा था एक टांगा, एंड स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस,
और घर के सामने वो रुका। और गर्ल एंड एन एल्डरली लेडी, उसमें से एक लड़की और एक बूढ़ी औरत, थोड़ा बूढ़ी औरत मैंने गलत कह दिया, सॉरी, उम्र दराज औरत है ना, अब लड़की से तो कंपैरिजन में होगी। क्लाइम डाउन, तो वो नीचे उतरी। एंड सर्वेंट, अच्छा एक नौकर भी था। अनलोडेड, लोड माने होता है चढ़ाना, भार वगैरह। अनलोडेड मतलब होता है कि भाई लोड जो आपने चढ़ाया हुआ था टांगे उसको उतारना। बैगेज मतलब सामान वगैरह जो भी था उनका। एक इसमें ईडियम है ना, बैग एंड बैगेज, इस प्रकार से, यानी अपना बोरिया बिस्तर उठाओ चले जाओ, बैग एंड बैगेज, सब कुछ साथ लेके। दे वेंट इन टू द हाउस, वे घर के अंदर घुसे। एंड द टोंगा मूव्ड, अब टोंगा तो घर के अंदर घुसेगा नहीं। हो सकता है किराए पे लिया उन्होंने, नए नए किराएदार हों, क्योंकि मैं स्टोरी में आगे तो मैं बता नहीं सकता आपको, स्टोरी तो अंत में ही हमको डिस्कस करेंगे। और टांगा मूव्ड ऑफ का मतलब होता है कि चला गया वहाँ से। द हॉर्स स्नॉर्टिंग लिटिल, अच्छा घोड़े जो होते हैं ना कभी कभी खर्राटे टाइप का इस तरह करते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द गर्ल लुक्ड अप, अच्छा वो भाई पहुँच गए, घर में रहने लगे। तो दूसरी सुबह, क्योंकि ये आफ्टरनून कब आए हैं बच्चों ये लोग, दे हैव कम इन द अर्ली समर, टाइम नहीं दिया उन्होंने, दोपहर को आए कब आए, है ना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग द गर्ल लुक्ड अप, लड़की उठी दूसरे दिन, मैंने देखा लड़की जो है लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा बच्चे बड़े चंचल होते हैं, उनके हाथ पैर निगाह कान नाक सब बहुत ही एक्टिव रहते हैं। तो बाहर के सामने के गार्डन में जाके ना, पार्क रहा होगा। एंड सॉ मी, तो उसने ऊपर नज़ारा देखा, तो देखा यार ऊपर तो एक खिड़की है और कमरा है, और उस खिड़की में उसने मुझे देखा। सी हैड लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे लंबे काले बाल थे। दैट फेल टू हर वेस्ट, जो उसकी कमर तक जाते थे। रियली आई लाइक हेयर, गर्ल्स हैं तो गर्ल्स की ब्यूटी का हेयर एक हिस्सा है, बट आजकल तो भैया उसकी देखभाल ना करनी पड़े तो लोग छोटे छोटे बाल करा लेते हैं। टाइड विद अ सिंगल रेड रिबन, और एक ही रिबन से वो बंधे हुए थे, है ना। अब मैं यहाँ चित्र तो बना नहीं सकता भाई, मतलब कोई लड़की है, इसके पीछे का हिस्सा है, नाक वगैरह ये बनी है, तो पीछे के सिर्फ बाल हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रिबन लगा होगा, बाल पूरे ऐसे फैले हुए हैं। लाल रंग का रिबन था, द ब्लैक पे रेड, है ना, अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, फ्रॉक पहना दीजिए, बड़े बड़े बाल हों, है ना, और कितनी इनोसेंस उनके अंदर होती है। रियली ब्यूटी तो होती है छोटे बच्चों में ही, बड़े होने के बाद तो लोग मैनिपुलेट करने लगते हैं चीज़ों को। हर आइज़, उसकी आँखें, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ आँखें ही होती हैं जो जीवन का दर्शन कराती हैं। वह ब्लैक लाइक हर हेयर, उसकी बालों की तरह उसकी आँखें भी थीं। एंड जस्ट एज शाइनी, और जैसे उसके बालों में चमक थी वैसे उसकी आँखों में चमक थी। चमक का मतलब लाइवलीनेस थी, विविडनेस थी, ताजगी थी, फ्रेशनेस थी, उम्मीद थी, पॉजिटिवनेस थी। बच्चों में पॉजिटिविटी होती है, रोने लगते हैं तो भाई थोड़ी देर बाद बच्चों में नेगेटिविटी जैसी चीज़ें बहुत कम होती हैं। बच्चे डिप्रेशन का कहाँ शिकार होते हैं जल्दी, हाँ डरा दो धमका दो तो बेचारे शॉक में चले जाएंगे। तो बच्चों को आनंद लेना है तो उन्हें पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखिए। सी मस्ट हैव बीन अबाउट 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, उम्र भी हमें पता होनी चाहिए भाई, तो या 10 या 11 साल की रही होगी। हेलो आई सेड विद द फ्रेंडली स्माइल, तो मैंने अपने फ्रेंडली स्माइल में, मतलब बच्चों को अपना बनाने के लिए, अगर बच्चे आपसे सहज रहें, आपसे बात करें, आपसे भगे ना, तो फ्रेंडली स्माइल। हेलो, सी लुक्ड सस्पिशियसली एट मी, सस्पिशियसली का मतलब होता है शक की निगाह से मेरी तरफ देखा। अब शक का निगाह का मतलब क्या है भाई, स्ट्रेंजर है ना ये उनके लिए, तो बच्चे जिनसे परिचित नहीं होते हैं तो उनकी तरफ स्माइल का जवाब तुरंत स्माइल से जल्दी ना देंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे सामने वाला है कौन। तो सी सॉ मी विद डिस्ट्रस्ट एंड डाउट, हु आर यू, सी आस्क्ड, उसने पूछा आप कौन हैं। आई एम घोस्ट, मैं भूत हूँ क्या बात है, नरेटर साहब मजाकिया भी हैं काफ़ी। सी लाफ्ड एंड हर लाफ हैड अ गे, वो हंसने लगी और मकसद यही रहा होगा कि बच्ची लाइट मूड में आए, है ना। एंड हर लाफ, और उसकी जो हंसी थी, हैड अ गे मॉकिंग क्वालिटी। पहली बात तो मोकिंग का मतलब लगा दो। मोकिंग का मतलब होता है जब किसी की खिल्ली उड़ा रहे होते हो आप, है ना, खिल्ली उड़ाना और उसका मजाक बना देना, है ना, ये घोस्ट हैं आप, घोस्ट हैं, लाइक दिस। तो उसकी हंसी में वो बोल नहीं रही थी कि इस तरह से जो मैंने बोल के दिखाया, पर उसकी हंसी में ऐसा लगा जैसे वो समझ गई हो कि मैं घोस्ट नहीं हूँ और वो मेरा मजाक उड़ा रही है। तो क्वालिटी का मतलब होता है कि उसकी जो टोन थी हंसने की, उसमें टोन में मोकिंग था। गे का मतलब होता है हैप्पी, है ना, बहुत खुश। तो हर लाफ वॉज लाइक अ मोकिंग फॉर मी, कि वो समझ गई हो कि मैं उसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। जबकि नरेटर वाज इन अ प्लेफुल मूड। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ से डायलॉग्स हैं। यू लुक लाइक वन,
हाँ लगते तो हो आप कुछ भूत जैसे। अब ये लड़की मजाक कर रही है, बच्चे भी मजाक करते हैं। आई डिडंट थिंक हर रिमार्क वॉज पार्टिकुलरली फ्लैटरिंग। तो यहाँ क्या मतलब हुआ कि मुझे नहीं लगा, आई डिड नॉट थिंक हर रिमार्क, रिमार्क का मतलब होता है कि जो उसने जवाब दिया कि मुझे नहीं, मुझे तो लगता है कि हाँ आप भूत जैसे हो, वाज पार्टिकुलरली फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब होता है कि कोई ऐसी बात कही होगी सामने वाला खुश हो जाए, चाहे वो बात पूरी तरह से सच ना हो, थोड़ा थोड़ा इसे हम कहते हैं चापलूसी से हम जोड़ते हैं फ्लैटरी को, ठीक है ना। झूठी मतलब तारीफ़, कि मैंने कहा मैं घोस्ट हूँ तो कह भी देती हाँ आप घोस्ट जैसे तो लगते हो, जबकि घोस्ट जैसा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड फ्लैटरी, यहाँ पे मजाक वाली फ्लैटरी। बच्चों ये इससे थोड़ा सा दूर भी रहना चाहिए। दुनिया हमें हमें बेवकूफ़ भी बनाती है फ्लैटरी से। जो पावरफुल लोग होते हैं चाहे जिस फील्ड में भी हो ना, उनके आगे पीछे फ्लैटर्स घूमते रहते हैं। जी हजूर, जी हजूर, अरे क्या बात है, अरे बहुत अच्छा है, लाइक दिस। आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं कुछ जो फ्लैटरी करते हो। इसी से फ्लर्ट भी बना है ना, कि लोग फ्लर्टिंग भी करते हैं और सामने वाला समझता है क्या बात है, मैं तो इतना अच्छा हूँ या तो मैं तो इतनी अच्छी हूँ, है बेवकूफ़ बनते हैं। और अगर आपको फ्लर्ट अच्छा लगता हो, फ्लैटरी अच्छी लगती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छी तो वैसे फ्लैटरी लगती है जब कहते हैं वाह क्या ड्रेस पहनी है, क्या लगते हो, बट एनीवेज लीव इट। बट आई हैड आस्क्ड फॉर इट, लेकिन मैंने ही इसको इनवाइट किया था, मैंने ही इसके लिए जैसे उससे कहा हो। बच्चों समझ में ना आया हो तो मैं इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में बता देता हूँ कि वो कहता है कि जब उसने कहा कि हाँ आप घोष जैसे दिखाई तो देते हो, तो ये जवाब जो है मुझे किसी भी तरह से फ्लैटरिंग नहीं लगा, क्योंकि बच्ची है वो क्या जाने, वो तो खाली मुझसे मजाक कर रही थी। ये उसका मजाक था, वो फ्लैटरी नहीं थी कि हाँ आप लगते तो हो घोस्ट। मुझे खुश करने के लिए उसने नहीं बोला था, लेकिन इस तरह के जवाब के लिए जिम्मेदार मैं ही था। मैंने इस प्रकार का जवाब इनवाइट किया क्योंकि मैंने ही कहा था आई एम ए घोस्ट, तो मुझे जवाब मिला। तो जब मैंने जैसा क्वेश्चन पूछा तो वैसा मुझे जवाब मिला, तो आई हैड आस्क्ड फॉर इट, यानी इस जवाब के लिए जिम्मेदार मैं ही था। आई वॉज रिस्पॉन्सिबल। आई स्टॉप्ड स्माइलिंग वे अवे, तो मैंने मुस्कुराना छोड़ दिया। मोस्ट चिल्ड्रन, उन्होंने सोचा कहीं ये ना सोचा हो कि लड़की बड़ी खतरनाक है। मोस्ट चिल्ड्रन डोंट लाइक एडल्ट स्माइलिंग, क्योंकि कई बच्चों को बड़े लोग की स्माइल मतलब बराबर स्माइल करते रहना अच्छा नहीं लगता। एट देम ऑल द टाइम, आप हमेशा जब देखो जब मुस्कुरा दो। अब ये साइकोलॉजी की बात है, मनोविज्ञान की बात है कि क्या बच्चों के साथ ऐसा होता है कि नहीं होता है, कि बच्चे थोड़ा शक की निगाह से देखने लगते हैं जब देखो जब मुझे मुस्कुराता रहता है, कहीं इसके इंटेंशन ठीक ख़राब तो नहीं है। वॉट हैव यू गॉट अप देयर सी आस्क्ड, क्या है वहाँ पे, मतलब जहाँ वो रह रहा है विंडो से देख रहा है, तो कहता है व्हाट हैव यू गॉट अप देयर, क्या है वहाँ पे, क्या कर रहे हो वहाँ पे, किस वजह से ऊपर हो, क्या है कमरे में वहाँ। मैजिक, जादू है, मैंने कहा। अब फिर वही घोस्ट वाली बात। सी लाफ्ड अगेन बट दिस टाइम विदाउट मोकरी, लेकिन अब की बार वो अब फिर हंसी, लेकिन अब की बार उसकी हंसी में मोकरी वाली टोन नहीं थी, खिल्ली उड़ाने वाली टोन नहीं थी। आई डोंट बिलीव यू। अब थोड़ा सा वो सोचने लगी कि क्या मैजिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है। थोड़ा ललचा भी रही होगी, तभी उसने 100% डिस्ट्रस्ट नहीं दिखाया। सी सेड, उसने कहा मैं नहीं विश्वास करती आप पे, है ना, कभी घोस्ट कहते हो कभी मैजिक करते हो। वाई डोंट यू कम अप एंड सी फॉर योर सेल्फ, तुम खुद क्यों नहीं ऊपर आ जाती और खुद ही देख लो। सी हेजिटेटेड अ लिटिल, शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाई, है ना, हेजिटेट, बट देखिए अजनबी है और वहाँ जाना। लेकिन नरेटर इतने अच्छे ढंग से पेश आ रहा था कि थोड़ा सा लाइट मूड में भी था, बहुत सीरियस नहीं था। तो लड़की है, फ्रैंक रही होगी। ये बच्चों पे डिपेंड करता है कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होता है। थोड़ा सा हिचकिचाई बट केम राउंड द स्टेप्स, लेकिन धीरे धीरे हम जैसे मान लीजिए भैया नीचे कमरे बने हुए हैं और कहीं ना कहीं ऊपर छत के लिए सीढ़ी बनी होंगी और फिर ऊपर वो बना होगा, तो वो नीचे से गार्डन से धीरे धीरे स्टेप्स के आसपास आई कि चढ़ के मैं कमरे पे जाऊँ कि ना जाऊँ। एंड बिगेन क्लाइंबिंग स्लोली, फिर धीरे धीरे चढ़ने लगी कॉशसली, है ना, ध्यान से। एंड व्हेन सी एंटर्ड द रूम, जब वो कमरे में घुसी, सी ब्रॉट इन अ मैजिक ऑफ हर ओन। क्या बात है, क्योंकि उस कमरे में वो अकेला रहता था। और सच पूछो बच्चों, तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं ना, दे आर रियली मैजिक इन देम। घर में एक दो दिन के लिए भी कहीं चले जाएं तो घर खाली खाली सा लगता है, एम्प्टी लगता है। तो उनके होने से जो रौनक बनी रहती है वो रौनक मैजिक से कम नहीं है। कोई छोटा सा बेबी का जन्म होता है तो कितना बच्चे खुश होते हैं, उसको खिलाते हैं, मुस्कुराते हैं, गोदी में लिए घूमते रहते हैं। जैसे धीरे धीरे बड़ा होता रहता है, इतना इंगेजमेंट उसके प्रति होता है। लोग देखने के लिए आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, शगुन देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ही इज़ द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन में ही मैजिक होता है। तो जब वो आई तो उसका एक अट्रैक्शन उसके साथ आया, है ना, उसको देखकर बहुत अच्छा लगा। सी ब्रॉट इन अ मैजिक ऑफ हर ओन, आते ही जैसे कमरे की जो अकेलापन है वो दूर हो गया। वेयर इज़ ओ मैजिक, सी आस्क्ड लुकिंग मी इन द आई, मेरी आंखों में झांकते उसने कहा मैजिक कहाँ है,
कम हेयर आई सेड, मैंने कहा जरा आओ। आई टूक हर टू द विंडो, विंडो तक ले गया। एंड सॉड हर द वर्ल्ड, कहा अब यहाँ से दुनिया को देखो, ये झरोखा है, इस झरोखे से दुनिया को देखो। सी सेड नथिंग बट स्टेयर्ड आउट, तो उसने कुछ कहा नहीं। स्टेयर्ड आउट का मतलब होता है कि उसने झांक कर बाहर की तरफ देखा। स्टेयर्ड माने वैसे होता है कि आप बिना आँख बंद किए हुए लगातार किसी चीज़ को आप थोड़ा सा देखें, निहारने की कोशिश करें ना। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा घूरना तो शब्द अच्छा नहीं होगा, बट मैं यहाँ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो उसने बाहर देखा अनकॉम्प्रिहेंडिंगली। देखो बच्चों, कॉम्प्रिहेंडिंग का अपोजिट हो गया अनकॉम्प्रिहेंडिंग। जो चीज़ समझ में आए वो कॉम्प्रिहेंडिंग है, जो चीज़ ना समझ में आए वो अनकॉम्प्रिहेंडिंग है, ठीक है। तो वो तो बच्ची है, तो उसने विंडो के बाहर देखा, पर उसे समझ में नहीं आया कि मैं क्या देख रही हूँ, क्योंकि वहीं से तो बाहर से तो आई थी वो। कौन सी नई चीज़ इसमें है, क्या विंडो का मतलब है, क्या नरेटर मुझे विंडो से क्या दिखाना चाहता है, मैं तो सब जानती हूँ। एंड देन विद इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, और फिर अचानक उसकी दिलचस्पी बढ़ी, है ना। धीरे धीरे विंडो से कुछ देर तक देखती रही, तो विंडो की जो पावर है ना, समथिंग भाई बाहर आप बीच में है तो आप कितना देख पाएंगे, और वही चीज़ अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपको नज़ारे नज़र आएंगे। तो उसे फिर कुछ हल्का सा कुछ नयापन नज़र आना शुरू हुआ। दैट इज़ ऑल इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, समथिंग सी इज़ नाउ सेंसिंग डिफरेंट when she was outside, and now she is looking outside from this window, and after some time she turned around। अब कुछ देर बाद वो वापस मुड़ी। पहले तो सोची कि इसमें मैजिक क्या है ना, मैजिक देखने की कोशिश करी होगी। एंड स्माइल्ड एट मी, फिर मुझ पर मुस्कुराई। एंड वी वर फ्रेंड्स, जब मुझको देख कर मुस्कुराई, हम दोस्त बन गए थे। फ्रेंडशिप कितना अच्छा रिलेशनशिप होता है। और अगर आपकी फ्रेंडशिप छोटे बच्चों से है ना, नेवर एवर नेवर एवर चीट देम, नेवर नेवर, जस्ट लव देम, नेवर हार्म देम, नेवर एक्सप्लॉइट देम। बच्चों का प्यार प्योर होता है एकदम। तो अब हम दोस्त बन चुके थे। आई ओनली न्यू दैट हर नेम वॉज कोकी, मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसका नाम कोकी था। एंड सी हैड कम विद हर आंट, और वो अपने आंट के साथ आई थी। तो पता चल गया वो जो एडल्ट लेडी आई थी, एडल्टली है ना, वो उसकी चाची थी या मौसी, जो भी रही हो। फॉर द समर मंथ्स, और गर्मी के महीनों को बिताने के लिए वो लोग यहाँ आए थे। आई डिडंट नीड टू नो एनी मोर अबाउट हर, मुझे भी उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी। एंड सी डिडंट नीड नो एनीथिंग अबाउट मी, और उसे भी मेरे बारे में भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी। एक्सेप्ट मतलब के अलावा, है ना, के अलावा, है ना। हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो तो बच्चों माफ़ करना। दैट मतलब कि ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है, अलावा। दैट की आई वाज नॉट, मैं नहीं था, रियली वास्तव में, घोस्ट नहीं था। अगर बच्चों आपको ऐसे ही लगता है तो हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, लेकिन वीडियो फिर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो एक्सेप्ट दैट आई वाज नॉट रियली ए घोस्ट, तो उसे भी मेरे बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं थी, ना ज़्यादा जानती थी। सिर्फ एक चीज़ जानती थी कि मैं घोस्ट नहीं था, नॉट द फ्राइटनिंग सॉर्ट एनीवे, और घोस्ट तो नहीं था, और ना ही मैं उस तरह का घोस्ट था जो डरा देता है लोगों को। अगर उसको लगता भी होगा कि मैं थोड़ा बहुत घोस्ट हूँ, तो मैं डराने वाला घोस्ट नहीं था, मैं प्यार करने वाला घोस्ट था, है ना। तो फ्रेंडली घोस्ट था। तो यहाँ थोड़ा सा वो फ़न क्रिएट कर रहे हैं कि वो इतना जानती थी कि मैं घोस्ट नहीं था, कम से कम डराने वाला तो नहीं था। शी केम अप माई स्टेप्स नियरली एवरी डे, हर दिन वो आती थी कमरे पर मेरे, सीढ़ियों से चढ़ के। जॉइंड मी एट द विंडो, मैं विंडो से देखता रहता था तो मुझे ज्वाइन कर लेती थी, वो भी विंडो से देखती थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू बी हैड, बच्चे वहीं इंगेज होते हैं जहाँ उन्हें कुछ एक्साइटमेंट मिलेगा। बच्चे बोर हो जाते हैं, हट जाते हैं जहाँ उन्हें एक्साइटमेंट नहीं मिलता। देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट टू बी हैड इन आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया में कितना आकर्षण है, कितना हमारे दुनिया में एक्साइटमेंट है। मतलब न्यू थिंग्स हैपन दैट कीप अस एंगेज्ड, दैट इज़ एक्साइटमेंट, स्पेशली व्हेन द रेन्स ब्रोक। अब जैसे उदाहरण के लिए, जब पानी, रेन, ब्रोक का मतलब होता है टूटना, ब्रेक का पास्ट टेंस ब्रोक, और ब्रेक का मतलब होता है शुरुआत, अचानक शुरुआत भी होना ना, अचानक कोई चीज़ शुरू हो जाए, सडन जो है स्टार्टिंग, है ना। तो वो कह रहे हैं कि रेन ब्रोक का मतलब जब रेन स्टार्ट हो जाती थी। तो जब रेनी सीजन आता था और पानी शुरू हो जाता था, एट फर्स्ट रम्बलिंग्स, तो रम्बलिंग माने वही खड़खड़ाहट, जब कोई चीज़ चल रही हो, कोई चीज़ ज़मीन से टकरा रही है बराबर, तो रम्बलिंग होगा। वीमेन वुड रश आउटसाइड टू रिट्रीव द वॉशिंग ऑन, तो जब अचानक बरसात, है ना, जैसे अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो बाहर ये अगस्त का महीना है और बाहर पानी बरस रहा है, और मैं जहाँ रहता हूँ तो बाहर जो है वो आंगन में पानी टप टप की आवाज़ें भी आती हैं। हो सकता है इस वीडियो में भी वो रिकॉर्ड हो रहा हो, बाहर से बीच बीच में टपक रहा है पानी, और कितना जा रहा है रिकॉर्डिंग मुझे नहीं मालूम। तो मैं अभी बैठ कर एक काम कर ही रहा हूँ, और सच पूछ रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो की थी, और अचानक मुझे भी जाके जब रेन ब्रोक मतलब ब्रेक, तो जाके मुझे कपड़े अंदर करने पड़े, बिकॉज आई आल्सो लिव अलोन इन माई रूम, और इसलिए मुझे कोकी का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीमेन वुड रस, तो रस मतलब दौड़ के, झपट के, है ना, ज़्यादा, सडनली मूव अहेड। तो आउटसाइड, टू रिट्रीव मतलब टू गेट बैक या टू ब्रिंग बैक,
है ना, वापस आप लाते हो अपने पास। द वॉशिंग ऑन, तो अचानक पानी बरसता है छत पे या जहाँ पे भी जो कपड़े सिखाए होते हैं बाहर की तरफ, तो औरतें दौड़ के जाती हैं कपड़ों को अंदर लाने के लिए। द वॉशिंग ऑन द क्लोथ्स लाइन, क्लोथ्स लाइन का मतलब होता है वो जो ऐसे पोल गाड़ दिया गया और एक रस्सी बांध दी गई कपड़े टांगने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड, है ना, कि उन पे जो कपड़े टंगे हैं तो कपड़ों की लाइन बन जाएगी उस हैंगिंग थ्रेड पर या जो रोप है ना। एंड देयर वाज ब्रीज, और अगर हवा चली, ब्रीज का मतलब जो नॉर्मली जो विंड होती है ना, तो थोड़ी सी उसमें स्पीड आए और आपको अच्छा लगे, तूफान नहीं हवा। चेज मतलब होता है पीछा करना। अ फ्यू गारमेंट्स मतलब कपड़े। अक्रॉस मतलब आर पार। द कंपाउंड मतलब जो अहाता है, जितनी दूरी में घर है। कहने का मतलब होता है कि लोकेलिटी है तो लोकेलिटी का कुछ इलाका तो होगा ना, तो आपने कपड़े फैलाए हुए हैं, कुछ हवा चली कपड़े उड़ गए, अब आप दौड़ के जाके उनको पकड़ो, कंपाउंड के बाहर चले गए, अक्रॉस द कंपाउंड। और अगर आप ऊपर सिखा रहे हो, पता चला छत से नीचे गिर गए, तो आप जाते हो नीचे वाले से कहते हो भैया आपकी बालकनी से हमारा जो है कपड़ा एक अंदर चला गया है। तो ये हवा कमाल करती है। फिर हम उसमें जो है वो चिमटियाँ लगा देते हैं, है ना, क्लिप कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब हवा चलती थी चेज माने, तो पीछे दौड़ कर वो औरतें कपड़े को, है ना, जो कंपाउंड के बाहर चला जाता था या कंपाउंड के आर पार चला जाता था, उसको पकड़ने के लिए दौड़ती थी। कितना विविड डिस्क्रिप्शन दिया है। व्हेन द रेन केम, जब बरसात आती थी, मतलब बरसात का सीजन जब आता था, इट केम विद अ वेंजेंस मेकिंग अ बोग ऑफ द गार्डन रिवर ऑफ द पाथ। देखिए वेंजेंस का मतलब होता है बदला। अब बोग का मतलब होता है कि पानी की वजह से जो ज़मीन है वो गीली हो जाए और जब उस पर चले तो पैर आपका उस पर फंसे, दलदल टाइप का हो जाए। और जो गार्डन था भाई उस पर तो पक्का तो नहीं रहा होगा, ज़मीन ही रही होगी। रिवर मतलब नदी, पाथ मतलब रास्ता। तो जो रास्ता था जिस पे लोग चलते थे, है ना, वो गार्डन का जो पाथ था तो कच्चा ही रहा होगा। और बरसात के मौसम में ये इस पे दलदल हो जाता था, इतना लगता था जैसे ये पाथ एक नदी बन चुकी है, इस पर से पानी बह रहा है। तो बरसात के मौसम की वजह से गार्डन की जो ज़मीन है वो काफ़ी गीली हो जाती थी, दलदली हो जाती थी, और जो रास्ता है उसमें पानी दौड़ने लगता था जैसे रास्ता जो है एक नदी बन गई है। बच्चों आपने लिटरेरी डिवाइस पढ़े होंगे, लेकिन आप यही कहेंगे सर जो है बहुत ज़्यादा समझाने लगते हैं। यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये जो इतने पोर्शन में कौन सा एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सिमिली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन। इन तीनों में से कौन सा यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? जो यहाँ तक इस वीडियो को देख पाएंगे वो बता पाएंगे। अब आते हैं वेंजेंस। बदले में लोग हमें नुकसान पहुँचाते हैं, बदले में हमें प्यार नहीं मिलता, बदले में नुकसान मिलता है। तो रेन ऐसे आती है कभी कभी जैसे हमसे बदला लेना चाह रही है, तो बदले में नुकसान। नुकसान कैसे? रेन अपनी पावर से ही ऐसा कर पाएगी, क्योंकि कोई हमें तभी नुकसान पहुंचा सकता है जब वो शक्तिशाली हो। दैट इज फोर्स और पावर दैट हैज़ द कैपेबिलिटी टू क्रिएट डिफ़िकल्टीज़ फॉर हर और हार्म हर। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करने वाली बात है। तो जब रेन आती है तो केम विद ए वेजेंस, मतलब यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर देती है लोगों के जीवन में, है ना। और कहा जाए तो डिफ़िकल्टीज़ हमारे लिए पनिशमेंट की तरह होती हैं। तो रेन जो है पनिशमेंट भी अपने साथ लेके आती है पनिशमेंट एक बॉक के रूप में है, प्रॉब्लम्स लेके आती है अपने साथ। तो ये है रेन का वेंजेंस, है ना। बाकी आपको वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। तो जब रेन आती है तो साथ में कुछ मुश्किलें भी लेके आती है, वेंजेंस। और मुश्किल क्या है कि नदी बन जाता है रास्ता और कीचड़ हो जाता है चारों तरफ, चलने में दिक्कतें पेश आती हैं। ये तो सही है भाई, है ना। अगर आप पक्के इलाकों में रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेन आई, किसी की छत टपक रही है, सामने किसी की जो है फर्श गीली है तो वो गीली हो गई है, पानी भरा हो गया है, तो प्रॉब्लम्स तो बनती हैं। और जो फुटपाथ पर रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं, उनसे पूछिए कितनी दिक्कत आती है। अ साइकिलिस्ट वुड कम राइडिंग फ्यूरियसली। अब वो उस रेन का आनंद लेने के लिए, है ना, एक साइकिल चलाता हुआ वुड कम आता था, राइडिंग फ्यूरियसली मतलब होता है वैसे फ्यूरियस माने गुस्सा, लेकिन यहाँ पे फ्यूरियसली का मतलब होता है तेज़ी से बहुत, है ना। डाउन द पाथ पर आना जाना ही डाउन हो गया, जा रहे हो तो अप, आ रहे हो तो डाउन। एन एल्डरली जेंटलमैन, मतलब ये बता रहे हैं कि जैसे कोई साइकिल वाला गुजरेगा बहुत तेज़ी से, एन एल्डरली जेंटलमैन, या कोई बहुत ही एजेड सज्जन पुरुष, गुड मैन, वुड बी हैविंग डिफ़िकल्टी विद एन अम्ब्रेला। तो वो अपना अम्ब्रेला लेके निकला है बाहर, लेकिन अम्ब्रेला हवा की वजह से ना वो इधर उधर हो रहा है, तो उसको अम्ब्रेला संभालने में प्रॉब्लम आ रही है। नेकेड चिल्ड्रन बहुत छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं नंगे नंगे निकल आते हैं। वुड बी फ्रिस्किंग अबाउट द रेन, रेन में फ्रिस्किंग कर रहे होंगे। फ्रिस्किंग का मतलब है कि उसी पानी में छपकोइया खेल रहे होंगे, डांसिंग एंड मूविंग हेयर एंड देयर विद देयर हैंड्स, है ना, जंपिंग हैप्पीली, तो वो फ्रिस्किंग। दैट इज दे वर प्लेइंग देयर विद लॉट ऑफ एनर्जी दे हैड। तो
रेन में यहाँ वहाँ खूब आनंद ले रहे थे। समटाइम्स कोकी वुड रन आउट ऑन द रूफ, कभी कभी कोकी जो है वो छत पर चली आती थी और आनंद लेती थी उसका। एंड शाउट एंड डांस, खूब चिल्लाती थी हो और नाचती थी उस रेन में, बच्ची तो थी। एंड द रेन वुड कम थ्रू द ओपन डोर, और कभी कभी रेन जो है वो खुले दरवाजे से भी चली आती थी, विंडो से भी चली आती थी, क्योंकि भाई दरवाज़ा भी तो रहा होगा ना वहाँ उसके छत पर, विंडो तो रही होगी, दरवाजे भी रहा होगा, तो निश्चित है रेन जो है थपेड़े मारते हुए अंदर चली आती होगी। ऑफ द रूम फ्लडिंग द फ्लोर, और फ्लडिंग द फ्लोर का मतलब होता है कि फ़र्श पर पानी पानी हो जाता था। हालांकि यहाँ पर फ्लडिंग द फ्लोर एंड मेकिंग एन आइलैंड ऑफ बेड, अब ओहो मतलब इतना ज़्यादा पानी आ जाता था छत से, विंडो से छत पर अगर पानी भर गया तो फिर वो कितना बचाएंगे, दरवाजे से अंदर आएगा ही आएगा। तो भैया जो है ये जो है ये फ़र्श है और यहाँ पे बेड लगा हुआ है, तो अब किनारे किनारे जब पानी भर गया तो आप जानते हैं आइलैंड क्या होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है, चारों तरफ पानी से घिरा होता है बीच का आइलैंड, उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो मेरा बेड एक आइलैंड बन जाता था और चारों तरफ पानी हो जाता था। मुझे लगता है कि ऐसा होता भी होगा, नहीं भी होता होगा, तो ये बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है। तो इट इज़ ए नॉर्मल थिंग, इट हैपेंस, पानी आता है। बट द विंडो वॉज मोर फन दैन एनीथिंग एल्स, लेकिन विंडो तो अब शुरू में बताया गया कि आई ओन द वर्ल्ड थ्रू द विंडो, फिर बताया कि द पावर ऑफ द विंडो। अब वो बता रहे हैं कि विंडोज से फ़न के द्वारा भी कुछ और भी हम विंडो वॉज कीपिंग अस एंगेज्ड, उस विंडो से कुछ और भी मीनिंग निकल के आते हैं। सिर्फ वो फ़न का ही जरिया नहीं था। इट डिड नॉट क्रिएट ओनली फ़न कि दुनिया देखो और आपका लोनलीनेस दूर हो जाए, बल्कि इट गेव अस द पावर ऑफ डिटैचमेंट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फिलॉसफी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। यहाँ पे सेमी कोलन का मतलब है कि वो किस तरह का डिटैचमेंट। वी वर डीपली इंटरेस्टेड इन द लाइफ अराउंड अस बट वर वी नॉट इन्वॉल्व इट। देखिए डिटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप किसी से अपने आप को ज्वाइन कर लो, जुड़ जाओ, है ना, किसी को अपने स्पेस दे दो अपने दिल में, अपने मन में, है ना, अपने माइंड में। तो जब आप इस दुनिया में लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, जुड़ा हुआ किससे महसूस करेंगे, जो आपको अच्छे लगेंगे, जैसे आपका पेरेंट्स से जुड़ाव है और अपने अपने सिबलिंग से जुड़ाव है, फ़र्क पड़ता है इनके होने ना होने से। दिस इज़ कॉल्ड अटैचमेंट। और डिटैचमेंट क्या होता है कि कुछ भी हो रहा है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो है डिटैचमेंट। तो आपके पेरेंट्स और आपके सिबलिंग से जो अटैचमेंट होगा, है ना, वो दूसरे शहर में रहने वाले किसी दूसरे परिवार के पेरेंट्स और सिबलिंग से आपको क्यों होगा। आपके फ्रेंड्स हैं, है ना, तो आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ होगा तो आप पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि आप उनसे अटैच है। लेकिन वो लोग जो आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, खाली आपकी जान पहचान है, उनको कुछ होगा तो उतना ज़्यादा आपको असर नहीं पड़ेगा। तो डिटैचमेंट का मतलब होता है कि नो अटैचमेंट, नो इंटरेस्ट, नो अट्रैक्शन, एंड सो नॉट अफेक्टेड बाई देयर सिचुएशंस एंड हैपनिंग्स टू देम। तो कहते हैं कि उस खिड़की से जब मैं दुनिया को देखता हूँ तो दुनिया मुझे नज़र तो आती है, लेकिन मैं दुनिया को देख रहा हूँ पर दुनिया में शामिल नहीं हूँ। शामिल होने पे एक अटैचमेंट बन जाता है। तो वी वर डीपली इंटरेस्टेड इन लाइफ अराउंड अस। तो हम अपने आसपास जो भी हमारा जीवन होता है उसे हमें देखना तो अच्छा लगता है, उस खिड़की से हम देख रहे हैं और फन भी है और हम समय भी बिता रहे हैं, बट वी वर नॉट इन्वॉल्व इन, लेकिन उस दुनिया में हम शामिल नहीं हैं। इट इज़ जस्ट लाइक यू सिटिंग एंड वॉचिंग फिल्म ऑन अ थिएटर। थिएटर के पर्दे पर फिल्म चल रही है और आप बैठे हुए हैं, तो आप फिल्म तो देख रहे हैं लेकिन उस फिल्म में आप इन्वॉल्व नहीं हैं, उस फिल्म के किसी करेक्टर में आप शामिल नहीं हैं। उसी प्रकार से विंडो से दुनिया की जो फिल्म दिखाई दे रही है, दुनिया जो दिखाई दे रही है वो बाहर की दुनिया है, मैं उसमें नहीं हूँ, आई एम नॉट देयर। तो वो चीज़ यहाँ पे, और शास्त्रों में लिखा भी गया है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सेंस ऑर्गन्स अपने अपने सब्जेक्ट से अटैचमेंट क्रिएट कर लेते हैं। कोई अच्छा दिख जाता है, कुछ चीज़ स्मेल आ जाती है, किसी फूड का जो है स्वाद हमें अच्छा लग जाता है, किसी का बॉडी टच अच्छा लगता है। और कानों का तो कहना ही क्या, सॉन्ग कितने आप सुनते होंगे, है ना। अब कुछ सॉन्ग तो आपके फेवरेट हो चुके होंगे और फिर गायक भी फेवरेट बन जाते हैं। ये सारी चीज़ें अटैचमेंट्स होती हैं हमारी, इसी का अपोजिट है डिटैचमेंट। दुनिया में इस तरह से रहो कि दुनिया में रहकर भी आप दुनिया से अपने आप को जोड़ो ना, वो सन्यासी वाली स्थिति होती है। उसे कहते हैं कि आप तटस्थ स्थिति में हो। मैं थोड़ी सी बड़ी बातें कर रहा हूँ, है ना, जैसे तराजू होता है, दोनों तरफ बराबर होता है, तो खुशी हो गम हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तब होगा जब अपने आप को अटैच नहीं करोगे। जैसे आप ट्रेन से आते हो, ठीक, तो ट्रेन में जर्नी करते हो, बट ट्रेन में क्यों बैठते हो आप, क्योंकि मान लीजिए दिल्ली से आपको मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली से ट्रेन में बैठे या एरोप्लेन में बैठे मुंबई में उतर गए, तो उतरने के बाद स्टेशन से सिर्फ आप वहाँ जाना चाहते हो जो आपके अटैच्ड लोग हैं, आप ट्रेन को भूल जाते हो। ट्रेन में इतनी देर रहने के बाद भी ट्रेन से आपका अटैचमेंट नहीं बना, क्योंकि ट्रेन इज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग यू और टेकिंग यू फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। हमारा मीन्स से कोई अटैचमेंट नहीं बना। तो वो यहाँ पर सीख मिलती है कि, और एक शेर भी बहुत अच्छा है, मैं पूरी तरह से तो नहीं जानता हूँ, वो शेर इस तरह से है,
दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं चाहिए वो दुनिया। दुनिया में हूँ मगर मैं दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। समझे? मार्केट में घूम रहा हूँ, मुझे ना कुछ खरीदना है ना मुझे किसी में इंटरेस्ट है, बस मार्केट में अपना टाइम पास कर रहा हूँ। नो अटैचमेंट विद एनीथिंग इन द मार्केट। अगर अटैचमेंट बन जाएगा तो आपका घूमना फिरना खत्म। यार क्या बताऊँ, पैसे नहीं है, चलो पैसे तो है, चलो इसको ले लूँ, फिर चॉइस देखोगे उसमें ये दिखाओ वो दिखाओ। दिस इज अटैचमेंट। तो दुनिया में हूँ मगर दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। एनीवे, आगे वो समझाते भी हैं, मैं थोड़ा सा सब कुछ हटा देता हूँ पहले। इट इज़ लाइक अ सिनेमा, जैसे आप सिनेमा देखते हो। कोकी ने कहा द विंडो इज़ द स्क्रीन, विंडो एक स्क्रीन है, द वर्ल्ड इज़ द पिक्चर, और दुनिया एक पिक्चर है ना। विंडो जो है ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर बाहर की दुनिया जैसे इस पे स्क्रीन पर नज़र आ रही है, और यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो कोकी भी समझदार हो रही। सुन द मैंगोज वर राइप, फिर आम के पकने का समय आ गया। कोकी वॉज इन द ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री, तो मैंगो ट्री की ब्रांचेज पे चढ़ जाती थी, मतलब वो मैंगो ट्री जो छोटे टाइप के होते हैं, कलमी आम के पेड़। ऑफन एज सी वॉज इन माई रूम, जैसे वो अक्सर मेरे कमरे में पहुंच जाया करती थी वैसे ब्रांचेज पे पहुंच जाती थी। फ्रॉम द विंडो आई हैड अ गुड व्यू ऑफ द ट्री, और उस विंडो से मैं उस पेड़ को अच्छे ढंग से देख सकता था, क्योंकि भाई जितनी दूर से आप चीज़ों को देखोगे उतना नजर आएगा। एंड वी स्पोक टू ईच अदर फ्रॉम द सेम हाइट, तो एक तरफ तो वो विंडो में बड़ी बैठी हुई है, और दूसरी तरफ वो नीचे नीचे कमरे बने हुए हैं, छत पे उसका रूम बना हुआ है ना, तो यहाँ विंडो और ये हाइट दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। फ्रॉम द विंडो हाइट ए गुड व्यू ऑफ द ट्री स्पोक टू ईच अदर फ्रॉम द सेम हाइट, और सेम हाइट से हम लोग बोलते थे, मतलब वो थोड़ी ऊंचाई पे मैं ऊंचाई पे। वी एट फार टू मैनी मैंगोज, फार मतलब कहीं ज़्यादा ही मैंगोज हम खा लिया करते थे। एट लीस्ट 5 अ डे, कम से कम 5 मैंगो तो एक दिन खाते थे। देखिए इसका लोनलीनेस दूर हो गया, बच्चे से प्यार हो गया। अब देखो क्या होता है यार। लेट्स मेक अ गार्डन ऑन द रूफ, बच्चे होते हैं, बच्चों के अंदर बड़े स्ट्रेंज फनी आइडियाज आते हैं, कहते हैं चलो हम ऐसा करते हैं रूफ पे गार्डन बना देते हैं। सजेस्टेड कोकी, सी वॉज फुल ऑफ आइडियाज़, तरह तरह के दिमाग में उसके आइडियाज़ आते रहते थे, लाइक दिस वन, जैसे कि हम यहाँ पे गार्डन बना देते हैं। बच्चों के अंदर बहुत आइडियाज़ आते हैं, फ़नी आइडियाज़ कुछ ज़्यादा ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यार हर चीज़ पॉसिबल है। हाउ डू यू प्रपोज टू दैट आस्ट, प्रपोज मतलब होता है कि अच्छा तुम करोगी कैसे, इसको कैसे गार्डन बनाओगी। तो इट इज़ ईजी, वी ब्रिंग अप मड, मिट्टी ले आते हैं, ईंटें ले आते हैं, और क्यारियाँ बना देंगे फूलों की उनमें, है ना। देन वी प्लांट द ट्रीज, और फिर हम उसमें बीज डाल देंगे। एंड वी विल ग्रो ऑल सॉर्ट्स ऑफ सॉर्ट्स मतलब टाइप्स, और हर तरह के फूल हम उसमें खिलाएंगे। द रूफ विल फॉल इन, तो मैंने कहा अरे छत गिर जाएगी। प्रिडिक्टेड मतलब फ्यूचर की बात मैंने की कि ऐसा तुम करोगी तो गिर जाएगी, बट इट डिडंट, लेकिन नहीं गिरी। वी स्पेंड 2 days कैरिंग बकेट्स ऑफ मड, 2 दिन तो मुझे जो है मिट्टी भर भर ऊपर लाना, है ना, स्टेप्स टू रूफ तक लाना। लेइंग आउट द फ्लावर बेड, लेइंग मतलब बिछाना, फिर फ्लावर बेड्स बनाना मतलब वहाँ पे। इट वॉज़ वेरी हार्ड वर्क, बहुत मेहनत वाला काम था, बट कोकी डिड मोस्ट ऑफ, लेकिन कोकी इसमें सब ज़्यादा काम किया। देखिए बच्चों को जो उनको अच्छा लगे करने दीजिए, वो एनर्जी से भी डबल एनर्जी लगा के उस काम को कर देंगे, क्योंकि वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी। एक्सप्लोरेशन बच्चों को अच्छा लगता है। व्हेन द बेड्स वर रेडी, अब जब बेड्स रेडी हो गए, वी हैड द ओपनिंग सेरेमनी फिर हमने उसका उद्घाटन किया। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द गार्डन, तो अपार्ट मतलब के अलावा, मतलब इन एडिशन टू, फ्रॉम अ फ्यू प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द गार्डन, गार्डन से हमने कुछ प्लांट्स तो इकट्ठा किए थे जो गार्डन से मिल गए थे। बिलो वी हैड ओनली 1 pieces ऑफ सीड्स पम्पकिन, कहने का मतलब है कि हमने प्लांट्स तो ला के लगा दिए थे, लेकिन अगर जहाँ तक बीज बोने की बात थी तो सिर्फ हमने वहाँ पे पम्पकिन के बीज बोए थे। पम्पकिन खाते हैं, सब्जी अच्छी लगती है आपको, कद्दू है ये, है ना, खाना चाहिए। कद्दू लौकी बच्चे बहुत पसंद नहीं करते। वी प्लांटेड द पम्पकिन सीड्स, हमने पम्पकिन सीड्स लगाए इन द मड, मिट्टी में। एंड फेल्ट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, जब कुछ आप अच्छा कर ले जाते हो, क्या बात है, वाह वाह, जब आप कुछ ऐसा करते हो जिसमें लगता है यार मेरी वाह वाह होनी चाहिए, तो आप प्राउड फील करते हैं ना, गर्व महसूस करते हैं। और कोई बात नहीं, आपने कोई अच्छा काम किया है तो गर्व तो महसूस होना चाहिए। गर्व अच्छे ही काम पे महसूस होता है ना। किसी का पेन चुरा लिया, क्या बात है, खुशी तो आपको तब भी होगी, पर गर्व नहीं कर पाओगे। हैं, गर्व पब्लिक में भी कर सकते हैं। अब पेन चुरा के तो आप लोगों से बचाओगे उसको, लेकिन गर्व से घमंड नहीं होना चाहिए, है ना। जब आप बहुत ज़्यादा शेखी दिखाने लगते हैं तो फिर घमंड हो जाता है। तो बीज लगाने के बाद शान के साथ हम गर्व से सीना फुलाए वहाँ खड़े थे कि देखो हमने मेहनत से कितना कुछ कर दिखाया। बट इट रेन हैविली, लेकिन रेन है ना वो वेंजेंस लेके आती है। इतना तेज़ पानी बरसा रात में। एंड इन द मॉर्निंग आई डिस्कवर्ड, मॉर्निंग में मैंने पाया, है ना, आई सॉ दैट एवरीथिंग, सब कुछ एक्सेप्ट द ब्रिक्स, ईंटों को छोड़कर सब बह गया था, मिट्टियाँ सब बह गई थी, है ना, इरोजन हो गया मिट्टियों का, दे वर वाश्ड अवे।
अब बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है, बच्चे पल भर में कहीं अटैचमेंट होता है, फिर वहीं से डिटैचमेंट होता है, फिर न्यू थिंग्स अटैचमेंट होता है, फिर वहाँ से डिटैचमेंट हो जाता है। सो वी रिटर्न टू द विंडो। तो हम लोग फिर खिड़की, मतलब यहाँ पे कुछ समय इनका थोड़ा सा विंडो से हटकर एंगेजमेंट, इनका फ्लावर बेड वगैरह बनाना इन सब में लग गया था 2 दिन तक। जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर हम अपने परमानेंट सोर्स ऑफ फन आ गए, विंडो, मैजिकल विंडो, पावरफुल विंडो। अ मैना हैड बीन इन अ फाइट। हमने देखा बाहर एक मैना आपस में लड़ रही थी विद द क्रो, और मैना क्रो से लड़ रही थी परहैप्स, एंड द फेदर, शायद वो क्रो से लड़ रही थी, एंड द फेदर, फेदर मतलब पंख, हैड बीन नॉक्ड ऑफ इट्स हेड। तो देखिए भैया कौवा तो थोड़ा बड़ा होता है, तगड़ा होता है, तो उसकी वजह से उसके सिर के कुछ बाल निकल के, मतलब वो फेदर्स निकल के आ गए थे। अब बोगनवेलिया दैट हैड बीन क्लाइंबिंग, बोगनवेलिया दे बच्चों, अगर आपकी सिंगल फ्लोर मतलब एक स्टोरी बिल्डिंग होगी तो लोग लगाते हैं बाहर, आपके यहाँ भी लगा हो सकता है, नहीं लगा हो तो आपने देखा जरूर होगा, है ना। तो बोगनवेलिया है जो दीवार पे चढ़ रहा था, वो चढ़ता है और सो देता है एक प्रकार से। हैड सेंट अ लॉन्ग ग्रीन सूट, तो उसमें से नए नए हरे हरे कल्ले निकल रहे थे, न्यू ग्रीन सूट, है ना, इन थ्रू द विंडो। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये विंडो बनी हुई है ना, तो उस विंडो के जो बोगनवेलिया चढ़ रहा है, तो उसकी जो मतलब नई जो कोपले निकल के आ रही, नई शूट, नई जो ब्रांचेज निकल के आ रही, तो उसमें कुछ खिड़की के अंदर तक आने लगी। वो ऐसे ही चढ़ता चला जाता है बोगनवेलिया। तो कोकी ने कहा, ना वी कॉन्ट शट द विंडो, अब तो हम विंडो नहीं बंद कर पाएंगे ना, विदाउट स्पॉइलिंग, स्पॉइलिंग माने बर्बाद करना, ख़राब करना, क्रीपर माने जो 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 प्लांट्स होते हैं जो चढ़ते चले जाते हैं ना, है ना, किसी भी चीज़ को मिलता है चढ़ते चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीपर। देन वी विल नेवर क्लोज द विंडो, तो हम विंडो नहीं बंद करेंगे, क्योंकि ये बच्ची का कंसर्न था, कोकी का कंसर्न था कि ख़राब हो जाएगी कीपर, तो या तो हमको तोड़ना पड़ेगा उसको शूट को। एंड वी लेफ्ट द क्रीपर इन टू द रूम, और हमने उसको कमरे के अंदर आने दिया। द रेन पास्ट, बच्चों ये बहुत छोटी सी बात नहीं है, जरा आप गौर करिए कि वो कमरे के अंदर आ रही है, खिड़की हमेशा खुली रहेगी, रेन सीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन बच्ची का दिल रखने के लिए, है ना, ऐसा कर रहा है। द रेन्स पास्ट, फिर उसके बाद बरसात का मौसम चला गया। एंड ऑटम विंड केम, अब हल्का हल्का ऑटम का समय आ गया, उसकी हवाएं अंदर तक आने लगी। विस्परिंग मतलब जैसे फुसफुसा के कुछ कह रही हूँ, थ्रू द ब्रांचेज ऑफ बैनियन ट्री, तो हवाएं बह रही हैं, बैनियन ट्री पे उनके पत्ते हिल रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनसे जो आवाज़ निकल रही है, जैसे कुछ पत्तों से कह रही हूँ, बातें कर रही हूँ। ये लिटरेचर है बच्चों, है ना। जरा अच्छा ये बताइए कि ये जो विंडो, ये केम विस्परिंग थ्रू द ब्रांचेस, है ना, इसमें भी एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। कमेंट में बताइएगा यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल भी कोई ऑप्शन देने वाला नहीं हूँ, ठीक है। देयर वर रेड लीव्स ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड्स पे रेड लीव्स मतलब पतझड़ का मौसम आ गया, अब थोड़ा थोड़ा पत्ते नीचे झड़ने लगे ना, तो वो चीज़ है। एंड द विंड पिक्ड देम, और हवा उनको उठा लेती थी, अब ये पत्ते नीचे हैं तो हवा में उड़ेंगे। एंड ब्लू देम अबाउट, और यहाँ वहाँ उनको उड़ाती थी, है ना। सो दैट दे लुक्ड लाइक बटरफ्लाइज, तो ऐसा लगता था जैसे जो बटरफ्लाइज उड़ रही हूँ। हवा तेज चलती है बच्चों ऑटम में, है ना, तो वो पत्ते गिर रहे हैं या हवा उड़ रहे हैं हवाओं में, तो लगता है जैसे बटरफ्लाइज उड़ रही हैं। आई वुड वॉच द सनराइज इन द मॉर्निंग, सुबह मैं देखता था सूरज को उगते हुए। द स्काई ऑल रेड, स्काई लाल जैसा लगता था। अंटिल इट्स फर्स्ट रेज स्प्लैश द विंडो सील एंड केप्ट अप द वॉल्स ऑफ द रूम, तो सुबह सुबह भाई जो स्काई होता है और सूरज के डूबते समय भी, है ना, उसका वो कह रहे हैं। तो लाल अंटिल द फर्स्ट रेज, जब तक कि पहली किरण जो है, स्प्लैश का मतलब आके एकदम छप, जैसे पानी में आप मारते हो छप से आवाज़ करते हो, तो उसी प्रकार से आके किरण तुरंत फैल जाती है, मतलब स्प्लैश द मतलब आके फैल जाना। द विंडो सिल, तो खिड़की जहाँ पे स्टैंड करती है ना, तो वो जो नीचे का जो पोर्शन होता है बेस, वो विंडो सिल है, तो विंडो सिल के अंदर से चली आती थी। फिर उसके क्रेप्ट ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम, और फिर उसके बाद धीरे धीरे कमरे के अंदर रेंगती हुई रोशनी चली आती थी। एंड इन द इवनिंग कोकी एंड आई वॉच द सन गो डाउन, और शाम के समय भाई सुबह तो कोकी अपनी चाची के साथ, अपनी मौसी के साथ रहती होगी, फिर उसके बाद शाम के समय दोनों देखते थे सूरज को अस्त होते हुए। वाई द सन गो डाउन इन सी, और उसके बाद हम देखते थे किस प्रकार से समुद्र में जा रहा है। फ्लफ़ी मतलब होता है रोएदार, एकदम रुई जैसे क्लाउड्स नज़र आते हैं। समटाइम्स द क्लाउड्स वर पिंक, कभी कभी क्लाउड्स पिंक कलर के हो जाते थे, समटाइम्स कभी कभी ऑरेंज कलर के हो जाते थे। देवर ऑलवेज कलर्ड क्लाउड्स, हमेशा वो कलर्ड क्लाउड्स नज़र आते थे। फ्रेम्ड इन द विंडो, क्योंकि वो विंडो से देख रहे हैं सारी चीज़ को, है ना, क्योंकि विंडो एक स्क्रीन है जहाँ पे सारी दुनिया नज़र आ रही है, और दूर से ये नज़ारे कोई डिफरेंट ही नज़र आते हैं। तो फ्रेम क्या होता है, आप फोटो देखते होंगे तो फोटो के किनारे किनारे जो बाउंड्री लगी रहती है ना, लकड़ी की या प्लास्टिक की, उसके अंदर फोटो रहती है, तो ये फ्रेम हो गया, तो विंडो फ्रेम हो गई और अंदर सारा सीन हो गया उसका। तो
आई एम गोइंग होम टुमारो। ओफो, अब पार्टिंग का समय आ गया। बहुत दुखदाई क्षण होता है ये, लेकिन दुनिया का सत्य भी यही है कि नो बडी मतलब लिव्स विद अस फॉर एवर। आई एम गोइंग होम टुमारो सेट द कॉकी, कहा कल शाम को मैं जा रही हूँ। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना वो थोड़ा सा रो धोल होते हैं, पर उतना वो नहीं सोचते उस सब के बारे में। लॉन्ग लास्टिंग स्टे किसी चीज़ का उनके दिल पे नहीं होता, बशर्ते उनके अपने। अब कोकी के पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसकी मौसी उसके साथ है, तो बाहरी दुनिया मिले ना मिले ये हमारे साथ है तो सब कुछ है। तो वही चीज़ है, आई एम गोइंग होम टुमारो सेट द कोकी वन इवनिंग। बच्चा जो होता है दिन में चाहे उसे आप कहीं पे भी खिला लो, घुमा दो, शाम को उसे उसकी माँ चाहिए, है ना। तो आई वॉज टू सरप्राइज टू से एनीथिंग। उसकी इस बात को सुन के मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया, कुछ मेरे मुंह से निकला नहीं। यू स्टे हेयर फॉर एवर डोंट यू, सी सेड। और तुम तो यहाँ, मतलब आप तो यहाँ हमेशा रहते हैं ना। ये बच्चों क्या है, इट इज़ ए क्वेश्चन टैग। जब हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि आप तो यहाँ हमेशा रहते हैं ना, डोंट यू मतलब रहते हैं ना। उसने कहा आई रिमेन्ड साइलेंट, फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। व्हेन आई कम अगेन नेक्स्ट ईयर यू विल स्टे बी हेयर डोंट यू, मैं अगले साल फिर यहाँ आऊँगी तो तुम यहाँ रहोगे ना, वॉन्ट यू क्वेश्चन टैग। आई डोंट नो आई सेड, कहा मैं नहीं बता सकता, बट द विंडो विल स्टिल बी हेयर। ओफो, लेकिन एक खिड़की यहीं पे रहेगी, खिड़की कहीं नहीं जाएगी। वो पावरफुल विंडो, वो जो मैजिकल विंडो है, वो विंडो जहाँ से दुनिया दिखाई देती है वो यहीं रहेगी। तुम आकर इस विंडो से देख सकते हो। लेकिन बच्चों यही है नज़ारा, ठीक है विंडो वहीं रहेगी, लेकिन पता नहीं उस हाउस का ओनर कौन हो, कौन उसके अंदर रहे, उसका मिजाज कैसा हो, उसका मूड कैसा हो, उस लड़की को वो घुसने दे ना घुसने दे, है ना। उसको फिर से एक अजनबी से दोस्ती करनी पड़ेगी उस लड़की को देन, और लड़की की भी उम्र बढ़ चुकी होगी, पता नहीं उसका उतना इंटरेस्ट बढ़े कि ना बढ़े। समय हमेशा नहीं रहता ना, टाइम इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। और दूसरी चीज़ ये है कि विंडो वहीं रहेगी, अर्थात दुनिया तो वही रहेगी, प्लेसेस वही रहेंगी, चीज़ें बदल सकती हैं। ओह डू बी हेयर नेक्स्ट ईयर, ओह आप रहो ना अगले साल जब मैं आऊँ, प्लीज़ यहाँ रहना है, जाना मत। और समवन विल क्लोज, नहीं तो कोई खिड़की बंद कर देगा। अब उसका ध्यान कहाँ जा रहा है, उस बोगनवेलिया पे जा रहा है। बच्चे बहुत सोचते हैं किसी को नुकसान ना हो, बहुत ही दिल से इनोसेंट उनके अंदर ये फीलिंग्स होती हैं, नहीं तो उसको नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए उसको ये ध्यान नहीं है कि वो इसलिए सोच रही है कि आप यहाँ रहेंगे, मुलाकात होगी, मुलाकात नहीं भी रहोगी, लेकिन उस बोगनवेलिया पे उसका ध्यान जा रहा है। इन द मॉर्निंग द टोंगा वॉज एट द डोर, सुबह टांगा आ गया, एंड द सर्वेंट भी, द आंट एंड कोकी वर इन इट, लोग दोनों बैठ चुके थे। कोकी मूव्ड अप टू मी एट माई विंडो, और वेव्ड अप, कोकी हाथ हिला रही थी मेरी विंडो की तरफ, क्योंकि मैं विंडो से देख रहा था। ओफ, मुझे बहुत दुख हो रहा है, वास्तव में तकलीफ़ हो रही है मैं जब इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देन द ड्राइवर फ्लिक द रेंस, और फिर ड्राइवर ने रस्सी, मतलब जो लगाम होती है ना, उसको फ्लिक करते हो वैसे यहाँ वहाँ, तो उसने झटका दिया उसको, रेंस को। रेंस माने लगाम, जो जिससे घोड़े को कंट्रोल करना होता है। जो रस्सियाँ बंधी होती है ना घोड़े से, और वो हाथ में होता है टांगे वाले के। द व्हील्स ऑफ द कैरेज क्रीक्ड, और फिर जो है उस टांगा गाड़ी के जो व्हील्स हैं उनमें चलने की आवाज़ है ना, क्रीक करते हुए। फिर उसके बाद खड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। बेल जो उसके अंदर घंटी लगी हुई थी घोड़े की गले में, वो भी आवाज़ करने लगी। डाउन द पाथ, है ना, और फिर उस पाथ पे ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करते हुए, गेट से निकलते हुए। एंड ऑल द टाइम कोकी वेक्ड, और जब तक कोकी नज़र आती रही, है ना, वो भी दिल में महसूस करी। बच्चे जो होते हैं ना वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को, लेकिन चूंकि वो अपनी आंट के साथ है, दुनिया उसकी तो उसके पेरेंट्स ही हैं, तो उसे तो अपने लोग हैं ही उसके साथ। जो जिसका साथ छूट रहा था, जिसको दुख था, वो था यहाँ पे नरेटर। वो अगेन ही वॉज गोइंग टू बी लोनली इन द रूम। कुछ दिनों का साथ, किसी अच्छे का साथ, जिससे एक अपनापन हमारा बन गया, अब वो छोड़ के जा रहा है। वो लड़की छोड़ के जा रही है, छोटी सी बिटिया। कुछ दिन तो उसकी कमी से उभरने में लग जाएंगे, लेकिन टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। कितना भी तकलीफ़ का समय हो, कितना भी हमसे कोई भी छूट जाए, है ना, हम जीना सीख ही लेते हैं। एंड फ्रॉम द गेट ऑफ हिस ग्रेट से, तो वो हाथ हिलाती रही जब तक गेट तक नहीं पहुंच गए। एंड फ्रॉम द गेट आई मस्ट हैव लुक्ड लाइक अ घोस्ट, और जब वो मतलब जहाँ पे वो सोसाइटी होगी ना, तो सोसाइटी होगी, है ना, बने होंगे, उनका गेट बना होगा, कंपाउंड बना होगा, तो उस गेट तक वो हाथ हिलाती रही। इससे पता चलता है कि कोकी भी महसूस कर रही थी कि नाउ आई एम गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम सच ए गुड अंकल, है ना, गुड मैन। तो उस तरह से अपना प्यार वो दिखा रही थी कि यस आई लाइक्ड यू, आई विल आल्सो मिस यू।
तो जब वो गेट तक पहुंच चुकी होगी तो गेट से तो मैं बहुत छोटा सा लग रहा हूँगा, तो फिर वही घोस्ट वाली बात लेके आए कि शायद गेट से मैं उसे भूत ही दिखाई दे रहा हूँगा, स्टैंडिंग अलोन एट द हाई विंडो, इतनी ऊंची विंडो पे अकेले खड़ा हुआ भूत जैसा, अमंगेस द बोगनवेलिया, बोगनवेलियास के बीच में, जिसके लिए उसने कहा था खिड़कियों को बंद मत करना। अब बोगनवेलिया खिड़कियों में चारों तरफ इसलिए आ गए थे क्योंकि खिड़कियों को मैं बंद नहीं कर रहा था। तो ये तो सोचने वाली बात है, इमेज कि मैं भूत जैसा दिख रहा हूँगा, और सच में भूत जो होते हैं वो अकेले ही होते हैं, कहाँ इंटरमिंगल करते हैं ह्यूमंस के साथ, ह्यूमंस उनसे डरते हैं बेचारे। व्हेन द टांगा वॉज आउट ऑफ साइट, और जब टांगा मेरी आंखों से ओझल हो गया, आई टुक द स्प्रे ऑफ बोगनवेलिया। स्प्रे का मतलब होता है कि मैंने बोगनवेलिया का कुछ हिस्सा, गुच्छा, कुछ मतलब उसकी जो सूट्स को इकट्ठा पकड़ा। दैट इज़ आप गुच्छा कह सकते हो टहनियों का, स्मॉल ब्रांच और स्टेम विद लीव्स ऑफ फ्लावर्स, है ना। तो उनको ऐसे हाथ से पकड़ा जितना मेरे अंदर आ गया, इन माई हैंड, एंड पुश्ड इट आउट ऑफ द रूम। तो मैंने काटा नहीं उसको, मैंने बल्कि कमरे से बाहर की तरफ ढकेला उनको कि बाहर निकल जाओ, फिर वहाँ पे चढ़ना शुरू करो। देन आई क्लोज द विंडो, फिर मैंने विंडो क्लोज कर दी। इट वुड बी ओपनड ओनली व्हेन द स्प्रिंग एंड कोकी केम अगेन। अब ये तभी खुलेगी जब स्प्रिंग का मौसम आएगा और कोकी दोबारा आएगी। तो एक उम्मीद के साथ ये यहाँ पे उसको ख़त्म करते हैं इस स्टोरी को, एक होप के साथ, है ना, एक पॉजिटिविटी के साथ कि शायद दोबारा फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर से यहाँ पर एक रौनक आएगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि कोकी शायद दोबारा मिली हो, अगर ये रियल स्टोरी रही हो, है ना। ऐसी मैंने बचपन में जब मैं पढ़ता था, मैंने काबली वाली कहानी पढ़ी थी। मैं सच बताऊं, उसे कई बार पढ़ता था और हर बार मेरी आंखों में आंसू निकल आते थे। उस काबली वाले से मेरी सिंपैथी होती थी। जब वो लौटता है जेल से तो बड़ी हो चुकी होती है, और 10-11 साल की बच्ची के साथ जो हमारा रिलेशन होगा, और जब वो 22-23 साल की हो जाएगी तो वो रिलेशन कहाँ कामयाब रहेगा। यहाँ फॉर्मेलिटी आ जाएगी, यहाँ हम इनफॉर्मली बात करते थे। अब हमें यहाँ पे कुछ शिष्टाचार, कुछ हेजिटेशन, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सोशल बाउंड्रीज आ जाएंगी, और यहाँ हम चाहे जैसे बच्चे से बात कर लेते थे, प्यार कर लेते थे, गोदी में भी उठा लेते थे। वी कैन नॉट डू इट हियर। यहाँ एक इनोसेंस होती थी, एक प्योरिटी थी, जो अब यहाँ नहीं मिलेगी। इसी वजह से वो रिलेशन नहीं बन सकता। रिलेशन का नाम हो सकता है, पर वो जो इनफॉर्मल रिलेशन जो बच्चों के साथ बन जाता है ना, उसमें ये नहीं देखा जाता ये कौन है, मेरी बहन है या मेरी दोस्त है या मेरी चाची की लड़की है या मेरी मौसी की लड़की है, मेरी भतीजी है या पड़ोसी की है, बिटिया है, कुछ भी है। बच्चों में इतना कुछ नहीं है, पर यहाँ देखना पड़ता है क्या है मेरा रिलेशन, और अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चैनलाइज दैट रिलेशन एंड बिहेवियर अकॉर्डिंगली। तो ये जो है ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल है, आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिए, और फिर भी आपको कहीं स्पेशल एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप बुक करिए, एक डाउट सेशन स्लॉट बुक करिए आप, है ना। बहुत ही लो पेमेंट पे आइए ऑनलाइन, और स्लॉट खाली रहेगा तो हम आपको टाइम देंगे, और जो कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। तो चलते चलते इसकी हम थोड़ी सी बात कर लें कि इसकी थीम क्या थी। इसकी थीम क्या थी? दोस्ती। बिकॉज दिस स्टोरी विंडो रिवॉल्व्स अराउंड फ्रेंडशिप एंड द पैसेज ऑफ टाइम, है ना। फ्रेंडशिप, हमारे दोस्त बन जाते हैं, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना कोकी से उसका। हाईलाइट द जॉय एंड इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप, है ना, ये चाइल्डहुड फ्रेंडशिप थी। और चेंज है, इट इज़ कि द लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज परमानेंट, देयर इज़ इम्परमानेंस इन द लाइफ, क्योंकि यहाँ पे सीजन भी चेंज होते बताए गए हैं पैसेज ऑफ टाइम के साथ, और लोग भी मिल रहे हैं, बिछड़ रहे हैं ना। कोकीज जो डिपार्चर है ना, वो शो करता है कि जिससे मिलते हैं हमें बिछुड़ना भी पड़ता है, लेकिन अंत में वो ये भी कहता है कि शायद दोबारा फिर मुलाकात हो। तो रिन्यूअल भी एक फीचर हो सकता है लाइफ का हिस्सा, वर्ल्ड का हिस्सा। होप ऑफ रिन्यूअल इन फ्यूचर, उस होप के सहारे भी हम दुनिया काट लेते हैं। नेचर की बात की गई है, नेचर को ऑब्जर्व करने की बात की गई है, और सबसे बड़ी चीज़ है नॉस्टैल्जिया, है ना, पुरानी यादों में खो जाना पल भर के लिए, दैट इज़ कॉल्ड नॉस्टैल्जिया। क्योंकि यहाँ पे नैरेटर जो है अपने नॉस्टैल्जिया में जाके कोकी की कहानी बता रहा है, कभी मेरे जीवन में आई थी। हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ चेरिशिंग मेमोरीज एंड द इम्पैक्ट दे हैव ऑन आवर लाइफ्स। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मतलब द विंडो इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट द कनेक्शंस वी मेक, है ना, द चेंजेस वी एक्सपीरियंस एंड द ब्यूटी ऑफ ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड अस। एंड यस, द लेसन दैट कि मीटिंग इज़ फॉलोड बाई पार्टिंग। तो नेचर को एंजॉय करिए, और मैं तो कहूँगा कि अगर आपको दुख नहीं झेलना है किसी के अलग होने का, तो डिटैचमेंट को फॉलो करिए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है, 99.99 लोग नहीं करते हैं, 0.1% होते हैं जो साधु की तरह से, सन्यासी की तरह से रहते हैं और कहते हैं दुनिया में चाहे जो हो, हमारे साथ अच्छा हो तो भी वही है, बुरा हो तो भी वही है, हम सम स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हमें ज्ञान है जो मिलेगा बिछड़ेगा, ये दुनिया माया है,
जीवन क्षण भंगुर है, पल भर में क्या हो जाए। तो इसलिए ये स्टोरी हमें इनक्रेज करती है ना, टू अप्रिशिएट द ट्रांजिएंट मोमेंट, एम्ब्रेस चेंज एंड फाइंड जॉय एंड ब्यूटी इन द सिंपल एवरीडे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। ओके, बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।